कैदी। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में दिल दहला देने वाली एक और घटना सामने आई। फ्रिज में लाश रखी और उसके बाद बारात के लिए निकल गया। सोचिए जरा, फ्रिज में लाश रखकर बारात के लिए चला गया। इसी तरह की दिल दहला देने वाली घटना एक और सामने आई थी जब आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया था। एक और घटना दिल्ली में हुई। अगली तस्वीर दिखाई। यह आप तस्वीर देख रहे हैं निक्की यादव की और यह तस्वीर है साहिल गहलोत की। साहिल ने भी निक्की की इसी तरह बेरहमी से हत्या की और हत्या करने के बाद हत्या किसमें की है मैं आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। निक्की की हत्या की है। निक्की का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम हुआ। निक्की की बॉडी जो फ्रिज से बरामद हुई है। निक्की की हत्या कैसे की यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई। यह है वो कार, यह है वो वरना कार। इसी गाड़ी में साहिल गहलोत निक्की के साथ बैठा हुआ था। गोवा नंबर की गाड़ी है। इसी गाड़ी में निक्की की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी कहां रखी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह है वो फ्रिज। फ्रिज का साइज देखिए कैसे शव रखा होगा। इस फ्रिज में निक्की यादव की बॉडी साहिल ने रखी और उसके बाद देखिए तार से बंधी हुई है, यानी फ्रिज में बॉडी घुस नहीं रही थी। फ्रिज में बॉडी को घुसाकर उसके बाद तार से लपेटा है। पूरी फ्रिज को तार से बांध दिया है जिससे निक्की की बॉडी बाहर ना निकलने पाए। फ्रिज की हालत से आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से फ्रिज में बॉडी को रखा और उसके बाद इसे तारों से लपेट दिया। सवाल बड़ा यह है कि यह जो हत्याएं हो रही हैं, निक्की साहिल की लिव इन पार्टनर थी। साहिल ने निक्की को मारकर फ्रिज में रख दिया। मुंबई में भी एक लिव इन पार्टनर को मारकर बेड के अंदर छिपा दिया। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। दिल्ली में फिर सामने आई श्रद्धा मर्डर जैसी खतरनाक खौफनाक वारदात। इस बार आफताब की जगह सिरफिरा कातिल था साहिल और शिकार श्रद्धा की जगह थी निक्की। साहिल ने भी आफताब की तरह फ्रिज वाली खूनी स्क्रिप्ट को अंजाम दिया। जिस लड़की के साथ वो 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में था, उसी की लाश को लेकर वो 35 किलोमीटर तक घूमता रहा। साहिल ने शादी का वादा निक्की से किया और सगाई किसी और लड़की से, और उसी रात निक्की की हत्या कर दी। इसके बाद भी न साहिल का दिल पसीजा और न कोई खौफ हुआ। उसने फ्रिज में निक्की की लाश रखी और कुछ घंटों में सहरा बांध कर बारात निकाली। एक रिश्ते का कत्ल कर शातिर ने 7 फेरे लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं। लाश लेकर 35 किलोमीटर तक साहिल घूमता रहा। गाड़ी में लाश थी, 35 किलोमीटर सफर करता रहा। देखिए जरा कहां कहां से गुजरा, कैसे मारा निक्की को, पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, वरना गाड़ी में साहिल ने हत्या की निक्की की। निक्की से विवाद के बाद साहिल ने उसकी हत्या कर दी। साहिल निक्की को कार में बिठाकर ले जा रहा था गाड़ी में। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 10 फरवरी को साहिल की शादी थी। 9 फरवरी को कार में निक्की को शादी के बारे में बताया। 9 तारीख को निक्की और साहिल इस कार में थे। कार में बैठने के बाद बताया कि मैं तो अगले दिन शादी कर रहा हूं। निक्की ने साहिल पर शादी ना करने का दबाव बनाया कि एक दिन पहले बता रहे हो, अगले दिन तुम शादी कैसे कर सकते हो। शादी ना करने और गोवा साथ चलने की बात कही निक्की ने कि शादी मत करो, हम गोवा चलते हैं। इसके बाद साहिल ने उसे मारने का फैसला किया। बेशक कार के अंदर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जिसके बाद कार में डेटा केबल थी और उसी डेटा केबल को साहिल ने निक्की के गले में लपेट दिया और डेटा केबल से गला घोंटकर निक्की को मार डाला गाड़ी के अंदर। जिसके बाद कार में ही निक्की की मौत हो गई। निक्की का मर्डर करने के बाद साहिल घबरा गया। फिर साहिल ने इससे बचने के लिए प्लान बनाया। साहिल निक्की की लाश को लेकर दिल्ली की सड़क पर घूम रहा था। इसी तरह से गाड़ी चल रही थी। 35 किलोमीटर तक कार में लाश लेकर साहिल घूमता रहा। 35 किलोमीटर
कश्मीरी गेट से नजफगढ़ की दूरी करीब 35 किलोमीटर। नजफगढ़ के मित्राओं गांव तक शव लेकर गया। इसी गांव का रहने वाला है साहिल। अब मैं आपको बताता हूं, हत्या करने के बाद जब अपने गांव पहुंचा तो गांव से कुछ दूरी पर उसका ढाबा है। उसके बाद देखिए उसने क्या किया। यह है साहिल का ढाबा। निक्की की हत्या के बाद साहिल इस ढाबे में पहुंचता है। मित्राओं गांव में यह ढाबा है। रात 12 बजे निक्की की लाश लेकर आया, रात को 12 बजे। और उसके बाद नजफगढ़ के मित्राओं गांव में इसका फैमिली ढाबा है साहिल का। कुछ घंटे बाद ही साहिल गहलोत की शादी होने वाली। सोचिए, रात 12 बजे 9 तारीख को ढाबे पर पहुंचा और सुबह होते ही अगले दिन शादी थी। ढाबे पर शादी पहुंचने के बाद शादी की तैयारी की वजह से ढाबा बंद था दरअसल, और साहिल ने निक्की के शव को यहीं ठिकाने लगाया। वो जो आपको नीले रंग का फ्रिज नजर आ रहा है, ढाबे में यही फ्रिज रखा हुआ था नीले रंग का, और ढाबे के इसी फ्रिज में निक्की के शव को रख दिया साहिल ने। शव को फ्रिज में रखने के बाद शादी की तैयारी में जुट गया। शादी के बाद शव को कहीं शिफ्ट करने का प्लान था कि आज रात इसे फ्रिज में रख देता हूं, कल इसे शिफ्ट किया जाएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं साहिल के उस ढाबे की तस्वीर। कैसा दिखता है साहिल का ढाबा, ये देख रहे हैं। ये है साहिल का ढाबा। ये ढाबे की तस्वीर है जहां पुलिस पहुंची उसके बाद। ढाबे का नाम है खाओ पियो ढाबा। ये ढाबा है और ये ढाबे की तस्वीर देख रहे हैं जहां पुलिस ने पूरे ढाबे को सील कर दिया है। यहीं लाकर हत्या की। ढाबे में फ्रिज रखी हुई थी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये वो फ्रिज देख रहे हैं, ढाबे के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये साहिल खड़ा है, ये साहिल की तस्वीर देख रहे हैं आप। ये फ्रिज है जिस फ्रिज में उसने निक्की यादव की बॉडी को रखा था। तो ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि आखिर साहिल ने पूरी तैयारी कर ली थी शादी के बाद निक्की के शव को ठिकाने लगाने की। साहिल ने जिस गाड़ी में निक्की की हत्या की, वहां से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखिए जरा उस गाड़ी से। ये देखिए, ये वो कार है, ये वो कार है जिसको यहाँ पर रखा गया है। साहिल की वो कार है जिसमें उसने हत्या की थी निक्की की, और उसके बाद इसी कार से वो यहाँ पर लेकर आया था। मित्रों गांव में जो ढाबा है उसका, वहां पर इसी कार से वो लेकर आया था, और इस कार से उसने फिर उस जो निक्की का शव था वो अपने ढाबे में रखा, और उसके बाद अपनी सगाई के लिए चला गया। यही कार आज पुलिस की तरफ से जब्त की गई है और उसके घर से जब्त की गई है। हम उसके घर पर भी गए थे जहां पर उसके घर से कोई भी बाहर नहीं निकला। एक बार यहां से भी दिखाना चाहूंगी। देखिए, इसको हमने एक बार बताने की कोशिश की, लेकिन इसको पूरी तरीके से ढककर इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। इसको बारीकी से देखा जा सके, क्योंकि इसी कार में रखकर निक्की का शव लाया था। तो ये तमाम अहम सबूत हैं जो पुलिस की तरफ से जुटाए जा रहे हैं। और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस की गाड़ी आप देख रहे हैं जो उसके ढाबे तक भी पहुंची है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस के लिए भी शुरू में एक परेशानी थी कि आखिर किसने फ्रिज में लाश रखी, क्यों रखी, क्योंकि पुलिस को लाश तो मिली, साहिल तब तक नहीं मिला था। जरा पुलिस को सुनिए। अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। एक बार बॉडी डिस्पोज करता तो जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, फिर वो डीएनए मैच कराना, उसको लिंक करना, साक्ष्य जुटाना और फिर उसको साक्ष्यों को चिन्हित करके इससे अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती। तो हमारी टीम ने बहुत समय से इसको जो मेन साक्ष्य था बॉडी को रिकवर कर लिया वहाँ से फ्रिज की, इसकी निशानदेही पे। वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सजा दिलवाने में काफ़ी मददगार होगा। अब सोचिए जरा, फ्रिज में लाश रख के साहिल कहां गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, 12 बजे रात को फ्रिज में लाश रखी और उसके बाद 10 तारीख को 9 को मारा, 10 को साहिल शादी कर रहा था सुबह, बेखौफ, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। यानी हत्या करने के बाद, बॉडी रखने के बाद साहिल बिल्कुल कूल होकर शादी कर रहा था। 10 तारीख को शादी भी कर ली उसने। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर फ्रिज में लाश
और उसके बाद कैसे निकाली बारात। ये आप देख रहे हैं, ये वो फ्रिज है। इस फ्रिज में लाश रखी थी साहिल ने। 9 फरवरी को दिन में साहिल ने सगाई कर ली। 9 तारीख को, 9 फरवरी की शाम को निक्की को मार डाला, फिर निक्की की लाश फ्रिज में रख दी और 10 फरवरी को यानी अगले दिन साहिल ने शादी कर ली। दिल्ली के नजफगढ़ में शादी हुई, तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। साहिल निक्की के साथ ही रहता था। साहिल ने निक्की से शादी की बात छिपाई थी, दोनों साथ में उत्तम नगर रहते थे। शादी की बात निक्की को 9 फरवरी को ही पता चली। निक्की शादी की बात से परेशान हो गई, उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। निक्की ने साहिल को शादी ना करने को कहा। सगाई के बाद निक्की को बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के कुछ घंटे बाद साहिल ने शादी कर ली। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी सतीश कुमार। साहिल गहलोत के परिवार वालों ने साहिल का रिश्ता कहीं और कर दिया था। 9 तारीख को उनकी मंगनी थी, 10 तारीख को शादी तय थी। 9 तारीख को जब उनकी मंगनी की बात निक्की यादव को पता चली तो वो उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए उनको बुलाया। साहिल गहलोत ने निक्की यादव को 9-10 की रात को उनके फ्लैट से पिक किया अपनी गाड़ी में। काफ़ी जगह वो गाड़ी में दिल्ली में घूमे हैं, काफ़ी बड़ा रूट लिया है उन्होंने, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। उस दौरान उनकी बहस हुई, इस बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा होता है और फिर साहिल उससे पीछा छुड़ाने के लिए, हरदम के लिए, अपने मोबाइल फ़ोन की केबल वायर से उनका गला दबा देता है। उसके बाद उनकी लाश को छुपाने की नीयत से वो निक्की यादव की डेड बॉडी को अपने खेतों में जो उनके एक छोटा ढाबा खोल रखा था उन्होंने, उसमें फ्रिज में लाके उसको बंद कर देता है। और उसी दिन शाम को 10 फरवरी को अपनी शादी का जो फंक्शन था वो उनका संपन्न होता है। और उसके बाद साहिल के इस कारनामे के बाद कैसे साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये आप देख रहे हैं। साहिल को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये है साहिल गहलोत जिसकी गिरफ्तारी की है, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है साहिल की, ये आप देख रहे हैं। लेकिन कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस को कैसे पता चला अचानक कि फ्रिज में बॉडी है और अचानक कैसे पुलिस पहुंच गई, ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना से एक जानकारी मिली और इसके बाद पुलिस की टीम फौरन एक्शन में आ गई। साहिल के ढाबे पर पुलिस पहुंच गई। ढाबे के फ्रिज से निक्की का शव बरामद किया गया। 10 फरवरी को ही निक्की का शव पुलिस को मिल गया था, यानी 9 को मारा, 10 को शव मिल गया। साहिल का ढाबा गांव वाले घर से 700 मीटर की दूरी पर है और साहिल के खिलाफ पुलिस ने कई सबूत जुटाए। ढाबे के पास फोन की लोकेशन मिली साहिल की उस रात की, जिसके बाद ढाबे के फ्रिज में निक्की का शव मिला। पुलिस ने साहिल की कार भी जब्त की। हत्या में इस्तेमाल मोबाइल केबल भी बरामद किया, जिस डेटा केबल से गला घोट कर मारा था निक्की को। पुलिस को कार से कई और सबूत मिले हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। आरोपी साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस की टीम साहिल से पूछताछ कर रही है इस मामले में। अब आपको सुनवाता हूं, 5 दिन की रिमांड पर है। आज कोर्ट में पेश किया गया था। साहिल के वकील है मनोज गुदारा, वो क्या कहना है सुनिए। कोर्ट में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पर्पज से 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, रिमांड मांगा था, उसको रिमांड दिया गया 5 दिन का कोर्ट की तरफ से। जो भी रिकवरी, जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी है उसके रिगार्डिंग उन्होंने कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने क्या क्या दलील दी जज के सामने? अभी तो फिलहाल मैटर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। जैसे भी जो भी पुलिस को रिकवरीज करनी है उनके रिगार्डिंग पता करना है, क्या कहाँ लेकर गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। नेक्स्ट जो होगा रिकवरीज रिमांड के बाद, जो नेक्स्ट डेट पर जो आएंगे उस टाइम पता चलेगा क्या हुआ। आपने विरोध किया था उसकी रिमांड का? नहीं जी, नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन पर्पज से इन्वेस्टिगेशन, अभी तो उसको पुलिस को रिमांड चाहिए ही। अब आइए, अब आपको दिखाता हूं निक्की की आखिरी तस्वीर, 9 तारीख की तस्वीर। 9 फरवरी को निक्की का जो सीसीटीवी आया, ये आप देख रहे हैं। निक्की के घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। निक्की जिस वक्त घर से बाहर निकल रही है, ये निक्की का आखिरी तस्वीर है। 9 तारीख, 9 फरवरी, 9/2/2023
21:27 की ये वो तस्वीर है। क्या ये वही तस्वीर है जिस वक्त निक्की साहिल से मिलने गई? क्या ये वही वक्त की तस्वीर है? क्योंकि अगर ये 9 फरवरी की तस्वीर है और अगर सही वक्त हो रहा है सीसीटीवी के हिसाब से, तो इसके बाद क्या निक्की साहिल से मिलने गई और उसके बाद साहिल ने निक्की की हत्या कर दी? ये उसकी घर से बाहर जाने की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये दिन की तस्वीर है, यानी 1:10 जिस वक्त निक्की घर पहुंची थी, 1:10 पर घर पहुंची। यह भी 9 फरवरी की तस्वीर है, उसकी आखिरी तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई, साहिल और निक्की कहां मिले, कैसे मिले एक दूसरे से, यह मैं आपको बताता हूं। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की अपनी पढ़ाई पूरी करके दरअसल डॉक्टर बनना चाहती थी और यह ख्वाब लेकर राजधानी दिल्ली आई थी। वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगी। 2018 में यही कोचिंग में दोनों की मुलाकात हो गई। निक्की मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की रोजाना बस से कोचिंग जाया करती थी। एक दिन इसी बस में इन दोनों की मुलाकात हो गई। साहिल गहलोत से मुलाकात हुई और मुलाकात दोस्ती में बदल गई। इसी साल दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साहिल डी फार्मा की पढ़ाई करने लगा, वहीं निक्की ने बीए अंग्रेजी में एडमिशन ले लिया। दोनों ग्रेटर नोएडा में उसके बाद साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। साहिल और निक्की साथ में मनाली गए, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, देहरादून गए, कई और जगहों पर साथ में घूमने गए। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन में दोनों अपने अपने घर चले गए और फिर साहिल की शादी तय हो गई उस दौरान। उसके बाद दोनों फिर साथ आकर भी रहने लगे थे। अब मैं आपको बताता हूं, नजफगढ़ में जिस घर में रहता है साहिल और उनका परिवार, वो घर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है वो घर, इसी घर में साहिल रहता है। ये जो लाइट्स लगी हुई आप देख रहे हैं, 10 तारीख को साहिल की शादी थी तो इसलिए सारे घर को सजाया गया था। ये उस वक्त की तस्वीर है। अब निक्की के परिवार में बहुत गुस्सा है। निक्की के पिता साहिल की फांसी की मांग कर रहे हैं, सुनिए। साहिल का फिर उससे बात करी, वो कह रहा है कि वो तो घूमने चली गई है, 2 दिन में आएगी। 2 दिन में आएगी? हाँ। फिर मैंने उससे बात करी तो उसने बोला कि वो घूमने गई है, वो 2 दिन में आएगी। और मैं बोला भाई तू मुझे नहीं पता, मेरी लड़की बोला कहाँ से लाया तूने गायब करी है? कह रहे मैंने नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरे पास क्राइम ब्रांच वालों का फोन आया, उन्होंने बोला कि भाई एक बार यहाँ थाने आ जाओ, तुम्हारे ऐसी लड़की का मर्डर हो गया है। किसी से नंबर पूछ के उसके दोस्तों से, एक भी है साहिल नाम का कोई है, उससे बात की। वो बोले कि मेरे पास है उसका फोन, 2 दिन में आ जाएगी। फिर उसको जो है ना फादर ने उसको पुलिस को सूचना दी है कि इसने मर्डर कर दिया। चाहने का तो ये है जी, इसको कम से कम फांसी की सजा तो हो, ये ताकि और लोगों को भी इससे थोड़ा सबक मिले कि भाई ये क्या कर रहे हैं, गलत दिशा होगी नहीं। तो किसी को मर्डर करना कोई, ये तो बहुत घिनौना अपराध है। आखिरी बार घर कब आई थी, कब आपसे मुलाकात हुई थी, बात हुई थी? 22 तारीख को। 22 कौन सा? दिसंबर को। 22 दिसंबर को। 23 को गई है वो यहाँ से, देख लो 5 दिन को गई है वो। 23 को यहाँ से चली गई वो, दोनों बहन। तो किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, और हंसते खुदते खूब बड़ा हमसे गई है, समझे जी? हाँ, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। पूछा है मैंने, कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में पढ़ती थी? नोएडा में। हाँ। कितने साल से पढ़ रही थी नोएडा में? 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए नोएडा में पढ़ती। निक्की का आज पोस्टमार्टम हुआ दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं पोस्टमार्टम हाउस की। निक्की का इस अस्पताल में पोस्टमार्टम हुए, तो ये मैं दिखा रहा हूं निक्की की बॉडी। उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए घर ले जाई गई अंतिम संस्कार के लिए। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है निक्की की, किस तरह से हत्या की गई, क्या कुछ डॉक्टर्स को मिला है। शुरुआती जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से निक्की की गला घोटने से मौत हुई है। विवाद के बाद साहिल ने निक्की का गला घोट दिया और हत्या दम घुटने की वजह से हुई है। निक्की के गले पर निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। हत्या के बाद शव को फ्रिज में रखा गया था। इंपॉर्टेंट बात यह कि शव फ्रिज में रखा गया था। फ्रिज में नेचुरल प्रोसेस बॉडी का नहीं होता है। इससे क्या हो रहा है कि मौत का सही वक्त पता नहीं चल पा रहा। शरीर पर चोट के कोई निशान और नहीं मिले। विसरा को फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है आगे की जांच के लिए।
डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी। निक्की का अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। निक्की का अंतिम संस्कार किया गया देर शाम, और उसके बाद वहां जो लोग पहुंचे थे उनमें गुस्सा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। निक्की का पार्थिव शरीर जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको सुनवाता हूं जो वहां लोग मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। पूरे क्षेत्र के अंदर 36 बरादरी की बेटी थी, एक समाज की बेटी नहीं थी, और इससे सभी को बड़ा दुख है। और बेटियां ऐसे तो पढ़ाई के लिए बाहर जा ही नहीं सकती, ये पढ़ाई के लिए गई हुई थी। और जो इसने साहिल ने ऐसा घटना से एक साथ कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। हम चाहते हैं कि कम से कम इसको सजाए मौत हो। तो निक्की की हत्या साहिल गहलोत ने की, लेकिन सिर्फ एक हत्या नहीं हुई, एक और हत्या हुई मुंबई में। ये आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नाला सोपारा में लिव इन पार्टनर थे। लिव इन पार्टनर ने हत्या की और उसके बाद हत्या के बाद शव को बेड के अंदर छिपा दिया। आइए मैं आपको बताता हूं किस तरह से हत्या की गई और कैसे बेड में छिपाने की कोशिश की गई शव को। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का बेड जिसके अंदर बॉडी को छिपा दिया गया और बेड बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के पालघर में यह सनसनीखेज वारदात हुई। यह है कपल, लिव इन पार्टनर ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी, बाद में उसकी बॉडी को बेड के अंदर छिपा दिया। हत्या के बाद आरोपी ने घर का फर्नीचर बेच दिया। इसके बाद मुंबई से राजस्थान भाग रहा था आरोपी। आसपास रहने वालों ने बदबू की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश से जाकर पकड़ा। हार्दिक शाह मेघा 3 साल से लिव इन में रह रहे थे और 1 महीने पहले दोनों नाला सोपारा में शिफ्ट हुए थे, यहां रहने आए थे। दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, आस पड़ोस के लोग कहते हैं, और जिसके बाद यह हत्या हुई है। अब मैं आपको बताता हूं इस तरह की 2 घटनाएं। वो मां बाप जिनकी बच्चियां बाहर रहती हैं, बाहर पढ़ती हैं, उनके लिए जरूर फिक्र की बात है। इस तरह की खबरें आने के बाद वो जरूर डर और घबरा जाते हैं। तो माता पिता क्या करें? बेटी अगर बाहर रह रही है तो विशेष ख्याल रखें। उसके आने जाने का वक्त पता होना चाहिए। सख्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर रखें। उनके साथ माता पिता कम और दोस्त बनकर ज्यादा रहें, ताकि वो अपनी हर बात खुलकर आपसे बता सकें। किन के साथ रहती है उसकी जानकारी रखें। किन लोगों के बीच रहती है यह भी जानना जरूरी है। संगति का असर हर इंसान पर होता है, इसलिए यह पता हो कि किन के साथ रहती हैं। उसके दोस्त कौन है इसकी भी जानकारी आपको हो। दोस्तों से भी बातचीत करके उनसे हालचाल लेते रहें। हमेशा अपनी राय बच्चों पर न थोपें। हमेशा अपनी राय बच्चों पर थोपने से बचें। उन्हें सही गलत दोनों पक्ष की जानकारी दें और खुद फैसला करने दें। इसके बाद उन्हें खुद फैसला लेने को कहें। इससे उनकी समझ बढ़ेगी और बेहतर फैसले वो ले सकेंगी। अपनी बेटी को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाएं, जरूरी है, ताकि खतरे के वक्त खुद का भी वो बचाव कर सकें। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर हिंदू राष्ट्र से जुड़ी है। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण योगी आदित्यनाथ अमूमन कम बोलते हैं, लेकिन पहली बार योगी आदित्यनाथ ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है। उस वक्त जिस वक्त बाबा बागेश्वर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने पहली बार कहा भारत तो हिंदू राष्ट्र। अगली तस्वीर दिखाई। बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए उनके महाकुंभ में आज पहुंचे योगी आदित्यनाथ के करीबी आचार्य बालकृष्ण। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे और उसके बाद अपने धाम में लेकर आए। अगली तस्वीर दिखाई सर। अगली तस्वीर ये देख रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ ये इस तरह की तैयारी महाकुंभ की चल रही है, क्योंकि 13 से 19 तक बागेश्वर धाम में महाकुंभ चल रहा है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए जैसे मेला लगा हो, ये आपको नजर आ रहा है। यहां से वहां तक भारी भीड़, ये बागेश्वर धाम की भीड़ है। आप देख रहे हैं लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जरा सुनिए ये रिपोर्ट, देखिए कि पहली बार योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है। तुम हमारा साथ दो,
हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि देश का हर नागरिक हिंदू है, भारत हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। वहीं बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ हो रहा है। धाम में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है बाबा लोगों को हिंदू राष्ट्र की शपथ दिला रहे हैं। महापुरुषों के भी दर्शन कर रहे हो कि नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो गए हो। तैयार करके ही रहना। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा को लगातार समर्थन मिल रहा है। रामदेव के करीबी आचार्य बालकृष्ण आज बागेश्वर धाम पहुंचे और धीरेन्द्र शास्त्री के मिशन सनातन की तारीफ की। देखिए, हमें सनातन परंपरा की हम बात करते हैं। सनातन परंपरा और मूल्यों में हम जीते हैं। वो परंपरा और मूल्य किसी के लिए कोई अहित करने की बात करती नहीं है। ये सर्वभौमत्व भावना की वो परंपरा है, वो मर्यादा है। हम तो उस कुटुंबकम की बात। बाबा बागेश्वर ने प्रण लिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले वो रुकने वाले नहीं हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र पर आकर क्या कुछ कहा है। योगी ने कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र, और योगी के अलावा कौन से बड़े बड़े लोग जो इस बात को दोहरा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। योगी ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है। वो कह रहे हैं क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, भारत हिंदू राष्ट्र था और आगे भी रहेगा। अखंड भारत बनना ही सच्चाई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं सबको सनातनी बनाना हमारा लक्ष्य है। हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना होगा। संविधान के पहले पेज पर श्री राम की तस्वीर है। हम संविधान के अनुसार ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सनातन विरोधियों का बहिष्कार करो। सनातन हिंदू राष्ट्र यानी अखंड भारत। साध्वी प्रज्ञा कह रही है हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो रही है। सनातन धर्म का विरोध हमें बर्दाश्त नहीं है। आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं सनातन धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। लोगों की श्रद्धा ने इसे बचा कर रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। देवकी नंदन कह रहे हैं अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो अगले 25 साल में यह देश सेक्युलर नहीं रहेगा। अनूप जलोटा ने कहा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। देश में हिंदू ज्यादा है इसलिए ऐलान होना चाहिए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, हिंदुस्तान को अब हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब सुनवाते हैं, सुनिए जरा। बाबा बागेश्वर जिस बात को दोहरा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर टिप्पणी की है, इस पर प्रतिक्रिया दी है। दोनों को सुनिए जरा। कि आज हमने प्रण लिया बालाजी की प्रेरणा से कि जो है सभी सनातनी हिंदू हमारा साथ दें। हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू बनाएगा। बाकी के धर्म वाले यही रहेंगे। संविधान से ही चलेगा। सब लोग बोलेंगे, बाकी धर्म वाले भी बोलेंगे कि बनना चाहिए। इसको इस देश का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर है। आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी है इस बारे में? बताइए, आप कैसे खामोश बैठे? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कि भारत में हम सनातन धर्मी हैं और ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र सदैव रहेगा और हिंदुओं के साथ अब अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं। अपनी आस्था को प्रकट करना और उसका प्रचार प्रसार करना ये संवैधानिक है, लेकिन ये लोग गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जब तक इस देश में संविधान है तब तक आप इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो? जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा उसी दिन नेपाल हो जाएगा। नेपाल और श्रीलंका से बुरी हालत हो जाएगी इस देश की। देख लो आप, पाकिस्तान आपके सामने है, नेपाल आपके सामने है, श्रीलंका आपके सामने है। अब मैं आपको दिखाता हूं, खुद जो भजन गाते हैं अनूप जलोटा, वो बागेश्वर धाम गए थे। तस्वीर आप देख रहे हैं।
बाबा बागेश्वर से मिलने गए थे अनूप जलोटा, और अनूप जलोटा भी हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहरा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। लेकिन भारत को इसलिए होना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, और अब तो इसकी लहर बहुत प्रबल हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, और उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक अनाउंसमेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूं, बाबा ने आज से दरबार लगाना शुरू कर दिया। दरबार भी लगा रहे हैं और पर्ची भी बना रहे हैं, वो दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बाबा पर्ची बना रहे हैं और बता रहे हैं भक्त को। आपके पुत्र होगा 2026 नवंबर के पूर्ववत होगा, और उनके मस्तक पर दाना काट के ऊपर दाग होगा, और वो भाई भी पुनर्जन्म में आएंगे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। एक और तस्वीर ये आप देख रहे हैं, बाबा के दरबार में जो चमत्कार हो रहा, ये जरा फुल स्क्रीन लीजिए। शरीर में दर्द है, बोझ बना, तंत्र बाधा के कारण आपको समस्या है, बहुत जगह कहीं आराम नहीं लगा, गंदी हरकत प्रेत करता है, जो माइक पर बता नहीं सकते हैं, जिनमें है सामने आता है, बिस्तर पर भी आ जाता है, रात के समय पति का रूप बनाकर आता है, आपके पति का नाम देवेश है, गंदी हरकत नहीं करेगा, और इसको जो है प्रदीप नाम के व्यक्ति ने करवाया है, उससे आप परिचित हो, सावधान रहना। आशीर्वाद हमें अपने दादाजी पर भरोसा है, हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है, और देवता चित्त न धारी, हनुमत से सर्व सुख करे। बैठो, जितना परेशान करो किसको दो, मार मार के इसको करो। पिशाच निकट नहीं, और आइए अब मैं आपको बताता हूं, इस बीच साध्वी प्रज्ञा ने मांग की है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। यानी उनकी एक तो मांग है हिंदू राष्ट्र की, सनातन बोर्ड की मांग है। ये सनातन बोर्ड क्या होगा, जैसे वक्फ बोर्ड होता है उसी तरह से उनकी मांग है कि सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए। अब ये सनातन बोर्ड कैसा होगा, साध्वी प्रज्ञा ने इस सनातन बोर्ड की मांग की है, और उनका कहना है हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट जो हैं वो सरकार के हाथों में, ट्रस्ट को पूरी तरह से मुक्त कर देना चाहिए। हिंदुओं का धन सिर्फ हिंदुओं के काम आए, सनातन के विकास के लिए इस धन का इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए सनातन बोर्ड बनना जरूरी है। इससे मठ मंदिर स्वतंत्र होंगे, भव्यता आएगी, वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड बने। देश में कुछ लोग देवी देवताओं का अपमान करते हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। सुनिए जरा साध्वी को। हमारा कहना है कि भारत में हम सनातन धर्मी हैं और ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र सदैव रहेगा। इसमें हम अपनी पूजा पद्धति, हमारे मठ और मंदिर के शुद्ध नियम होना चाहिए, जिस पर हम चल करके अपने आध्यात्म को अच्छे से जी सके और विस्तार कर सके। प्रचार प्रसार जैसे सबको अधिकार है लोकतंत्र में, हमें भी अधिकार है, और हिंदुओं के साथ अब अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं, हम शांतिपूर्वक सब विश्व शांति की कल्पना करते हैं, विश्व शांति का प्रचार करते हैं, तो हमें कोई छेड़े नहीं। और इस नाते से ये बोर्ड जो है ना, हमारा सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए। ये सनातन बोर्ड की जो मांग कर रही है, ये मेरी समझ में ये आ रहा है कि अब इनको चंदा मिलने लगा। पहले राम मंदिर के नाम पर चंदा ले लिया, फिर दूसरे नाम पर ले लिया, फिर कहीं यात्राओं के नाम पर ले लिया,
तो अब हिंदू धर्म के लोगों से पैसा कैसे लिया जाए, कैसे वसूला जाए। तो अब सनातन बोर्ड की मांग करो, ताकि सनातन बोर्ड मांगे तो उसमें फिर उसके बाद कहेंगे अब बोर्ड बन गया, इसके लिए जमीन दे दो, इसके लिए धर्मशाला बनाना है, इसके लिए दे दो। इनका काम मांगना ही बचा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, भारत में एरो शो चल रहा है। भारत अपनी वायुसेना की ताकत दिखा रहा है, लेकिन मोदी की ताकत से पाकिस्तान परेशान है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान में बात हो रही है, सिर्फ एक। अगली तस्वीर दिखाई जरा, बात क्या हो रही है? जो भारत की ताकत आसमान में नजर आ रही है, इसकी बात हो रही है कि भारत के पास कितने फाइटर हैं, कितने हेलीकॉप्टर हैं, कितने लड़ाकू विमान हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, पाकिस्तान के लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं, इसी पर बात कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे खुद इस एरो शो में। इसमें दुनिया के बड़े बड़े देश आए, अमेरिका जैसा देश भी पहुंचा है। अब पाकिस्तान में सोचिए, आटा नहीं है, पैसे नहीं है लोगों के पास, महंगाई इतनी ज्यादा है। तो पाकिस्तान के लोगों ने जब इन लड़ाकू जहाजों को आसमान में देखा और बड़े बड़े लोगों को देखा, तो वहां हर शख्स इसी की बात कर रहा है। सुनिए। वो अपना तरक्की करी जा रहे हैं, तरक्की कर जा रहे हैं। आप हमें यही सिखाई जा रहे हैं कि उनसे लड़ना है, वो हमारे खिलाफ है, मुखालिफ है। यहाँ पे उनके अगर कंपेयर किया पाकिस्तान को, वो एट दी एंड क्या कहते हैं उसको, वो सर पकड़ के बैठ जाने वाली बात है। हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान आसमान का सीना चीर रहे थे, तो पड़ोसी पाकिस्तान में कंगाली का मातम मन रहा था। पाकिस्तान में लोग भारत की ताकत देख रहे थे, सोच रहे थे दो मुल्क एक साथ बने, लेकिन एक हवा से बातें कर रहा है और दूसरा सिर्फ हवा खा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए। पब्लिक का गुजारा बस ऐसे हो रहा है कि एक टाइम की मिल रही है और दूसरे टाइम का पता नहीं है मिलनी है कि नहीं। हालात इतने तंग हो गए हैं कि बुरा असर हो गया। गोश्त तो आप कह रहे हैं ना, गोश्त की बात कर रहे हैं, सब्जी नहीं खरीदी जा सकती। पटियाल पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। रोटी का जुगाड़ नहीं हो रहा, कब दिवालिया हो जाए ये पता नहीं, लेकिन अपनी खाली थाली छोड़कर पूरे पाकिस्तान की नजर मोदी की ताकत पर गड़ी है। पाकिस्तान का आम हो या खास, बात सिर्फ मोदी की ही कर रहा है। वो अपना तरक्की करी जा रहे हैं, तरक्की कर जा रहे हैं। आप हमें यही सिखाई जा रहे हैं कि उनसे लड़ना है, वो हमारे खिलाफ है, मुखालिफ है। ऐसे तो नहीं ना है भाई। ऐसे सोच अगर सोच नहीं बदलेगी तो शायद हम पाकिस्तान को आगे वो गाड़ियां बना के टाटा बिरला किधर का किधर पहुंच गया है। तेजाज कह लें या फिर दूसरा जो भी प्रचंड के नाम पे ये चीजें हैं, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, इनको भी वो एक्सपोर्ट करेंगे। जाहिर बात है डील्स होंगी, डबल फायदा ले रहे हैं, डबल फायदा ले रहे हैं। और यहाँ पे उनके अगर कंपेयर किया पाकिस्तान को, वो एट दी एंड क्या कहते हैं उसको, वो सर पकड़ के बैठ जाने वाली बात है। पाकिस्तान की मीडिया में सिर्फ मोदी मोदी का नाम का जाप हो रहा है। और आइए मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी अखबार क्या लिख रहे हैं। भारत के इन फाइटर्स को देखने के बाद, ये वायुसेना की ताकत देखने के बाद, पाकिस्तान के अखबार ग्रिड हटाइए, पाकिस्तान के अखबारों को आप देख रहे हैं। डॉन ये पाकिस्तानी अखबार है, ये क्या लिख रहा है? ये फाइटर देखने के बाद ये लिख रहा है, एयर शो से मोदी का लक्ष्य रक्षा निर्यात 3 गुना बढ़ गया है। जो टारगेट था कि फाइटर्स बनाए, मिसाइल्स बनाए, गन्स बनाए, इसके लिए निर्यात 3 गुना बढ़ गया। ये डॉन अखबार लिख रहा है पाकिस्तान का। 2 साल में रक्षा निर्यात $5 अरब पहुंचाना चाहता है भारत। भारत वैश्विक बाजार में निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और एयर शो में $9 अरब के रक्षा सौदे करना मकसद है भारत का। भारत घरेलू उद्योग में निवेश को आकर्षित कर रहा है। जियो क्या लिख रहा है? जियो लिख रहा है, भारत अरबों डॉलर के सैन्य विमानों की तलाश कर रहा है। भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देशों से घिरा है। इसलिए भारत सोवियत काल से आधुनिकीकरण कर रहा है। हिंद महासागर में चीन के खिलाफ भारत को विमान वाहक चाहिए। 500 जेट खरीदने की संभावित रिकॉर्ड डील की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका, रूस, चीन से
मंच साझा करना मोदी की महत्वाकांक्षा है। ट्रिब्यून लिख रहा है, भारत रूस पर आयात निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और हथियारों के लिए अब रुख अमेरिका, रूस, इजराइल की तरफ है। इसी बहाने भारत अपने हल्के विमान तेजस को बढ़ावा देना चाहता है। भारत अर्थव्यवस्था को 2026 तक $5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहता है। इसके लिए भारत औद्योगिक आपूर्ति करना चाहता है। सोचिए जरा, यह पाकिस्तानी अखबार लिख रहे हैं भारत की वायुसेना की ताकत के बारे में। जरा सुनिए पाकिस्तान के लोग क्या बात कर रहे हैं। ये है कि जिसके पास पैसे उसको चीज मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए कुछ मिलता नहीं है। और इंडिया को ना इस चीज से फायदा तो है। क्यों? रीजन ये है कि इंडिया और यूएसए के जो ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया? इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आजादी की यहाँ से, और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जना। हमारे पास एलसी खोलने के लिए डॉलर है नहीं, एलसी हमारी बात कैसे खरीद के हमने क्या करने हैं। F-35 से इंडिया को कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा जाहिर है, जब वो हमारे से जंग करेंगे उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा, एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया। अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस रेंज जो है ये फाइटर जेट है। फाइटर जेट जब हम खरीदने पाए तब हमारे पास पैसे हो जाएंगे, आप ये देख लीजिएगा। होगी तो दोनों मुल्कों का फायदा है, सिर्फ उसका या हमारा नहीं, दोनों मुल्कों का फायदा है। लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम तो ये चाहती है कि दोनों, दुनिया इस वक्त जो चलती है ना वो जंगों पे नहीं चल रही। दुनिया का ये होता है कि दुनिया को चाहिए कि मंडी कौन सी कितनी बड़ी है। अब इंडिया एक खुद बहुत बड़ी मंडी है, जाहिर है उसकी 2 अरब के करीब या 2-3 अरब के करीब उसकी बात हो चुकी है। तो इतनी बड़ी मंडी है तो उसको कौन इग्नोर करेगा? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं बेवजह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसमान के सिकंदर सिर्फ हम हैं। हमारी ताकत है इतनी जिसके बाद पाकिस्तान में लोग ये बात कर रहे हैं। देखिए जरा हमारी ताकत क्या है। अमेरिका, रूस के बाद भारत का तीसरा नंबर है और पाकिस्तान टॉप 10 वायुसेना में भी नहीं आता है। भारत के पास 2123 विमान है, पाकिस्तान के पास 1372 विमान है। भारत के पास 538 लड़ाकू विमान है और पाकिस्तान के पास 365। भारत के पास 172 डेडिकेटेड अटैक विमान है और पाकिस्तान के पास 90 डेडिकेटेड अटैक विमान है। भारत के पास 250 ट्रांसपोर्टर विमान है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 49 ट्रांसपोर्टर विमान है। भारत के पास 722 हेलीकॉप्टर्स है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 346 हेलीकॉप्टर है। भारत के पास 77 स्पेशल मिशन विमान है, पाकिस्तान के पास मात्र 29 स्पेशल मिशन विमान है। यह है दोनों की ताकत। आइए अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान परेशान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की हालत खराब है। देखिए जरा पाकिस्तान की हालत क्या है। ये हालत है कि पाकिस्तान में लोग रोटी के साथ चिप्स खा रहे हैं। निवाला बनाए और फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चिप्स और रोटी खा रहे हैं, ये स्थिति है पाकिस्तान में। हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है कि बस अब क्या करना है, आज थोड़ी सी रोटी खाएं इतनी सी और 1-10 वाला चिप्स लें और निवाला बनाए और खाएं और ऊपर से पानी पिएं। हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है कि बस अब क्या करना है, आज थोड़ी सी रोटी खाएं इतनी सी और 1-10 वाला चिप्स लें और निवाला बनाए और खाएं और ऊपर से पानी पिएं। यही और आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। हालत यह है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में लोग चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भारत आ जाएं और भारत आकर भारत के लोगों से शादी करें। सुनिए जरा। शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से भाग जाना बेहतर है। यहाँ भी नहीं रहना कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी। खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म को इतना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे और अगर कोई माने तो ना मान जाएंगे भाई, देखने की लाइनें लग जानी है।
शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से भाग जाना बेहतर है। यहाँ भी नहीं रहना कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म को कहते ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे, और अगर कोई माने तो ना मान जाएंगे भाई, देखना। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान से लोग छोड़ कर निकल रहे हैं अपने देश को। अब तक कितने लोग चले गए, अब अमीर पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं जो रईस पाकिस्तान में रहते हैं। देखिए जरा, पाकिस्तान से फ्लाइट्स निकल रही है और ऐसे भगदड़ मची है कि कोई भी रहना नहीं चाहता पाकिस्तान में। खराब हालत की वजह से पाकिस्तान छोड़ रहे हैं लोग। पाकिस्तान छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2022 में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। 2016 के बाद पलायन का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2021 की तुलना में 200% की बढ़ोतरी हो गई। दिवालिया होने से बचने के लिए शहबाज शरीफ ने टैक्स लगा दिए। $15 अरब का नया टैक्स बम शहबाज ने फोड़ दिया है। पेट्रोल डीजल 20% तक महंगा हो चुका है। बिजली की दरों में एक मुश्त 8 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा दिए गए। कारोबारियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान में महंगाई दर 27% के पार पहुंच गई है। कोल्ड ड्रिंक्स पर 20% अलग से टैक्स लगा दिया गया है। हवाई यात्रा पर 50,000 रुपए प्रति टिकट चार्जेस लगा दिए गए। पाकिस्तान में मोबाइल 25% महंगे हो चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि पाक कभी भी दिवालिया हो सकता है। यह है पाकिस्तान की स्थिति। अब एक और विचित्र स्थिति जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालत यह है कि पाकिस्तान में दरअसल वहां जो लोग भाग रहे हैं वो तो भाग रहे हैं, लेकिन चीन अपने यहां आने से मना कर चुका है कि कोई पाकिस्तानी चीन में ना घुसाए। बाकायदा पाकिस्तानियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए जरा, जो उनका यार है, जो सबसे करीबी दोस्त है शहबाज का, वो इस हालत में हाथ खींच चुका है। देखिए जरा, फ्लाइट लैंड नहीं हो सकती है पाकिस्तान से, ये स्थिति है। देख रहे हैं आप, ये फ्लाइट यहां से तोड़ेगी, लेकिन चीन ने पहले ही ताला लगा दिया है अंदर एंट्री से। दोस्त चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देना चाहता है। दरअसल चीन ने दूतावास से काउंसलर सेक्शन हटा दिया है। ऐसे में पाकिस्तानियों को वीजे में दिक्कत होगी। चीन ने कोई खास कारण इसका नहीं बताया है। यह भी नहीं बताया है कि सेक्शन दोबारा कब खुलेगा। दूतावास ने लिखा अगले आदेश तक सब बंद रहेगा। और चीनी विदेश मंत्रालय ने भी नोटिस जारी कर दिया इसके लिए। नागरिकों से कहा है पाकिस्तान में सुरक्षा का खतरा है। पाक के सुरक्षा वादे पर भी चीन को भरोसा नहीं है। पाक गृह मंत्रालय ने चीनियों को सुरक्षा के आदेश दिए हैं। चीन पाकिस्तान के किसी वादे पर यकीन नहीं करता है। मतलब साफ है कि चीन ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महारानी के ताज से दूर भारत लौटेगा कोहिनूर। ये जो ताज है महारानी का, ब्रिटेन की महारानी, ताज में कोहिनूर लगा था। अब वो कोहिनूर लगा हुआ ताज नहीं पहनेंगी तो क्या भारत लौटेगा कोहिनूर? तस्वीर दिखाई जरा, ये है उस ताज में लगा हुआ कोहिनूर। अब तक ताज में ही कोहिनूर था, लेकिन अब भारत का डर है, भारत का खौफ है कि अब वहां की रानी ये ताज में कोहिनूर लगाकर नहीं पहनेंगे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये क्वीन एलिजाबेथ का ताज है जिसमें कोहिनूर लगा हुआ था। अब नहीं पहना जाएगा ये ताज जिसमें कोहिनूर है। वजह मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये तैयारी की गई है और आखिर क्या भारत से डर और भारत से खौफ है कोई? देखिए जरा, ब्रिटेन की नई रानी कोहिनूर जड़ा हुआ ताज नहीं पहनेंगी। भारत के दबाव के आगे ब्रिटेन झुक गया है। उसे भारत से रिश्ते बिगड़ने का डर था। मोदी सुनक की मजबूत केमिस्ट्री का भी असर है ये, इसलिए रॉयल फैमिली ने यह बड़ा फैसला किया है। अब तक ब्रिटेन की महारानी के ताज में कोहिनूर हुआ करता था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में भी कोहिनूर था, लेकिन पिछले साल महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया था और अब 6 मई को किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी होनी है। ताजपोशी में क्वीन कैमिला पार्कर को यह ताज पहनना था, लेकिन महारानी ने कोहिनूर जड़ा ताज पहनने से इनकार कर दिया है और कोहिनूर वाले क्राउन की जगह 100 साल पुराना ताज पहनेंगी वो।
क्वीन कैमिला के लिए पुराने ताज को रिपेयर किया जा रहा है। इसके बाद कोहिनूर के वापस भारत आने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। भारत पहले भी कई बार ब्रिटेन से कोहिनूर की मांग कर चुका है। कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है और 105 कैरेट का कीमत है $40 करोड़। दावा है कि 1849 में अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा मिला था और पहले यह हीरा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास था। आइए एक और बड़ी खबर है आज की, जो खबर है योगी राज से आजम पर और उनके परिवार पर एक बार फिर हथौड़ा चला है। योगी राज पर, आजम परिवार पर गाज गिरी है। अगली तस्वीर दिखाइए। आजम खान और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्या हुआ है, उनके परिवार में 3 साल में दूसरी बार सदस्यता चली गई है उनके सुपुत्र की, जो स्वार से विधायक थे। देखिए जरा, आजम खान एंड फैमिली, आजम खान और उनके परिवार को यह फिर बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी चली गई है। पिछले साल आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी और 25 साल में पहली बार आजम परिवार से सारे संवैधानिक पद छिने। अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है। रामपुर की स्वार टांडा सीट से विधायक थे अब्दुल्ला आजम और विधानसभा सचिवालय ने सीट खाली होने की अधिसूचना जारी की है। चुनाव आयोग स्वार टांडा सीट पर फिर चुनाव कराएगा। मुरादाबाद कोर्ट ने आजम के बेटे को 2 साल की सजा सुनाई थी। 15 साल पुराने मामले में आजम और उनके बेटे दोषी करार दिए गए हैं। 2008 में रामपुर के छजलैट में आजम की कार की चेकिंग हुई थी उस वक्त, और अब्दुल्ला समेत कार्यकर्ताओं ने इस पर भारी हंगामा किया था। पुलिस को धमकाया और सड़क पर जाम लगा दिया था। सरकारी काम में बाधा डालने पर अब यह बड़ा फैसला आया है। अब दूसरी बार अब्दुल्ला आजम की विधायकी छिन गई है। 2020 में भी आजम के बेटे की विधायकी चली गई थी। फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर उनकी सदस्यता उस वक्त रद्द की गई थी। आजम के बेटे अभी सेशन और हाई कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आकाश, बीजेपी नेता। ये साजिशन किया जा रहा है। साजिश के तहत समाजवादी पार्टी की सीटें छीनी जा रही है। चूंकि माननीय आजम खान जी का बहुत बड़ा कद रहा है, वो मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं, बहुत बड़ा उनका है, उनको खत्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लोकतंत्र कहाँ, लोकतंत्र तो है ही नहीं। एक्चुअली इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी जो थी वो घोषित थी, ये अघोषित इमरजेंसी है, और अघोषित इमरजेंसी जो है वो घोषित इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक होती है। कल हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को ये पत्र लिखा था कि मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आज विधानसभा से ही ये पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें स्वार की विधानसभा जो सीट है उसको रिक्त किया गया है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।